नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। और स्वागत है आपका आपके डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 29 अगस्त और एक बात ध्यान रखिएगा, आगामी आपकी जो परीक्षा भी पेट की होने वाली है 6 और 7 जो है सितंबर को, उसके लिए बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी हम लोगों ने कराया हुआ था। मंथली सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो पीसीएस का एग्जाम अभी आपका होने वाला है उसके लिए भी आप डेली इसको फॉलो किया करिए प्लीज, है ना। और आगामी 26 के जो एग्जाम के लिए भी आरओ के लिए ये वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी होता है, इसलिए आप लोग इसको ज्यादा ज्यादा क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। तो अगली बार के लिए आपको तैयारी करनी है 26 के लिए आरओ की, जो कि नई वैकेंसी आपकी आने वाली है, उसके लिए आप दिए गए नंबरों पर अभ्युदय लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कॉल चली जाएगी और आपसे बातचीत हो जाएगी, ठीक है। आइए बाकी आगे हम बढ़ते हैं। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भाई बताओ पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है? इसका उत्तर शीतकाल में होगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध आवर्तकाल से है। आवर्तकाल जो है बढ़ने और घटने की वजह से ही जो है इनका जो है गति बढ़ती और घटती रहती है, आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए, आज का पहला टॉपिक क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण मिशन पर जोर दिया जा रहा है। यह क्या है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन आप जानते होंगे 70 का जो हमारा टारगेट है 2070 का, उसके लिए हम व्यापक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ साथ में अन्य कई सारे विकल्पों पर काम कर रहे हैं, जिससे हम कार्बन उत्सर्जन पर क्या कर सकें, रोक लगा सकें और 2047 में विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो चुके और अल्टीमेटली 2070 में हम नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, ठीक है। तो इसी के रेफरेंस में बहुत सारे पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं, यानी कि नीति आयोग के ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण सलाहकार राजनाथ राम के अनुसार केंद्र सरकार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण मिशन के रोडमैप और परवे को अंतिम रूप जो है क्या कर रही है, दे रही है, ठीक है। नीति आयोग के ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण सलाहकार, अच्छा ये तो सेम पॉइंट हो गया, इसको हटा दीजिए आप, ये सेम पॉइंट हो गया, कोई बात नहीं। 2030 तक गैस की खपत को 180 से 200 अरब घन मीटर तक बढ़ाने के लिए एलएनजी के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स का भी आह्वान किया, जिसका लक्ष्य ऊर्जा मिश्रण में 15% हिस्सेदारी हासिल करना है। यह पॉइंट भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। और अब बात वही करते हैं कि जो ये मिशन चलाया जा रहा है ये एक्चुअली में क्या है, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए समझना कि कार्बन कैप्चर, उपयोग, भंडारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो औद्योगिक स्रोतों और पावर प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही कैप्चर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई इंडस्ट्री आपकी है और यहां से इसका धुआं निकलता है, कार्बन निकलता है, तो इसका ये एनवायरमेंट मिल रही है, उसके पहले ही इसको यहीं पर कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। कैप्चर की गई CO2 का उपयोग रासायनों, निर्माण सामग्री या ईंधन जैसे उत्पादों में किया जाता है, या इसे भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचनाओं में जैसे कि समाप्त हो चुके तेल और गैस भंडारों में अस्थायी रूप से क्या कर लिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है। या तो यानी कि हम उसे CO2 को भूमिगत रूप से इसका संग्रह कर लेते हैं, या फिर हम CO2 जो कि इंडस्ट्री से निकलती है और वायुमंडल में मिलती है, तो वायुमंडल में मिलने से पहले इसको क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और इसका अन्य जगहों पर इसका हम उपयोग करते हैं। तो इस चीज के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए, इस कार्य के लिए नीति आयोग व्यापक स्तर पर यानी कि केंद्र सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है, ताकि जो है ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो, पर्यावरण में ना जा सके। और पर्यावरण में जब नहीं जाएंगे तो सिंपल सी बात क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस जब पर्यावरण में नहीं जाएंगी तो इससे क्या होगा, इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। और अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो इससे क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, और क्लाइमेट चेंज अगर नहीं होगा तो चीजें सब कुछ क्या होंगी, बेहतर होंगी, ठीक है। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण प्रक्रिया में कैप्चर किए गए CO2 को केवल भूमिगत संरचनाओं में भंडारित किया जाता है। केवल भूमिगत नहीं, इसका उपयोग भी तो किया जाता है, तो यह पॉइंट रॉन्ग है आपका। दूसरा, नीति आयोग के ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण सलाहकार राजनाथ राम के अनुसार केंद्र सरकार 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हेतु CCUs मिशन का रोडमैप और
अंतिम रूप दे रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सही है तो केवल 2 सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं है ना, बस हो गया। चलिए, फिडे विश्व कप अभी आप जानते होंगे गोवा में 30 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर के मध्य में इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। गोवा की मेजबानी में जो है इसका आयोजन अल्टीमेटली हो रहा है। शतरंज की वैश्विक नियामक संस्था ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है, यानी कि अभी जो है 2 दिन पहले ही इसकी घोषणा हुई है। और शुरुआत में जो है नई दिल्ली को मेजबान स्थल माना जा रहा था, लेकिन बाद में जो है चीजें परिवर्तित हुई और गोवा मेजबान जो है बन गया। तो बाद में लॉजिस्टिक्स संबंधी चिंताओं के कारण फैसला बदला गया और आखिरकार फिडे ने गोवा को आयोजन स्थल के रूप में चुन लिया। ठीक है, चलिए, कुल 206 प्रतिभागी गोवा में 8 राउंड के नॉकआउट मुकाबले में भिड़ते हुए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राइज मनी जीतने के लिए कोशिश करेंगे। कितना है भैया प्राइज, कितना है? 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राइज। बताइए, यह टूर्नामेंट विन और गो होम फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें लंबे समय से वर्ल्ड कप को खेल जगत का सबसे रोमांचक आयोजन में बना दिया गया है इसको। भारत ने इस टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण भारत में ने इस टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण साल 2002 में हैदराबाद में आयोजित किया था। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या है, जरूरी हो जाता है कि भैया फिडे विश्व कप का जो दूसरा संस्करण था वो भारत में कब और जो है कहां पर आयोजित किया गया। तो आप कहेंगे 2002 में, कहां पर? हैदराबाद में। याद रहेगा पॉइंट। चलिए, विश्वनाथन आनंद ने वर्ष 2000 और 2002 में विश्व कप के शुरुआती 2 संस्करण जीते थे। वहीं 2023 में बाकू यानी कि अजरबैजान में खेले गए विश्व कप में भारत के आर प्रज्ञानंद दूसरे स्थान पर रहे, जबकि नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन चैंपियन बने थे। तो ये पॉइंट भी आपके क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, अर्थात प्री एग्जाम के पॉइंट, यानी कि फिडे वर्ल्ड कप पर डेफिनेटली प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, इसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आप बताइए इसी प्रश्न उत्तर अपना सही क्या होगा। तो वर्ष 2025 का फिडे विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट गोवा में आयोजित होगा। बिल्कुल सही बात है। इस प्रतियोगिता में कुल 206 प्रतिभागी होंगे और यह नॉकआउट विन आर गो होम प्रारूप में खेला जाएगा। ठीक है, भारत ने इससे पहले 2002 में हैदराबाद में इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक 1, 2 और तीनों कथन हो जाएंगे सही मेरे अनुसार। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल तीनों कथन आपके क्या है, एकदम सही हैं। ओके, चलिए, भारत से अमेरिका में आयात पर 50% शुल्क 27 अगस्त से लागू हो गया। भाई साहब माने नहीं भाई साहब, है ना, ट्रंप साहब गजब आदमी है भाई साहब, अपने आप में बिरला आदमी ऐसा मैं देखा है, ट्रंप साहब जैसा, जो कि क्या काम करते हैं कुछ नहीं पता है। कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, अब क्या किया जाए, इनके उत्सव में तो आता नहीं, ठीक है, लेकिन कई सारी एजेंसीज ने कहा है कि टैरिफ से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अभी 3-4 दिन पहले मोदी जी जो है गुजरात में स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा कि अपन तो झुकने वाले हैं नहीं। देखो किसों की सीधी बात है, जो करना है सो कर लो। भारत आज के समय में सुपर पावर के रूप में है, आर्थिक महाशक्ति के रूप में है, और भारत को झुकाना आज के समय में कोई आसान काम है नहीं एक्चुअली में। और जब शक्ति ऐसे बड़े मजबूत राजनीतिक हाथों में हो तो ऐसे में तो ये बड़ा जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति जो कि अपने कड़े फैसलों के लिए और अपने खासकर नीतिगत फैसलों के लिए जान जाते हो, तो ऐसे में तो झुकना भारत के लिए बड़ा जो है क्या कहते हैं आसान है नहीं। और दूसरी बात, विदेश मंत्री जो आपके जो हैं जयशंकर प्रसाद, वो भी अपने आप में एक बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं, और निश्चित तौर पर हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो चीजें हैं वो बहुत मजबूत इस समय वर्तमान में बनी हुई है। ऐसे में अमेरिका का इतना बड़ा टैरिफ लगाना कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा नहीं भारत पर, वो सब झेल लेंगे हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यह अमेरिकी सीमा शुल्क, इसको हटा दीजिएगा ये पॉइंट, यह अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा द्वारा प्रकाशित मसौदा नोटिस के बाद आया है, जिसमें कहा गया कि यह आदेश 27 अगस्त से लागू हो गया है। जो कि नोटिस के अनुसार एडिशनल ड्यूटी राष्ट्रपति ट्रंप के 6 अगस्त 2025 के कार्यकारी आदेश ये इतना नंबर को प्रभावित करने के लिए लगाए जा रहे हैं। मतलब ओवरऑल ये सब बातें बताई गई भैया किस किस प्रकार से जो है लगाया गया है टैरिफ। ठीक है, खैर इस आदेश में भारत से आयातित वस्तुओं पर शुल्क की नई दरें तय की गई हैं। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 50% करने की घोषणा के बाद आया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है, की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात का लगभग
30.2%, जिसका मूल्य 27.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, उच्च टैरिफ लगाए जाने के बावजूद अमेरिकी बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश करता रहेगा। इसमें फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिफाइंड लाइट ऑयल, ठीक है, और गैसोलीन, विमानन, टरबाइन ईंधन और अन्य चीजें क्या है इसमें शामिल हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि यहां पर लिखी गई हैं। बाकी टैरिफ क्या होता है आप जानते ही होंगे। टैरिफ का मतलब होता है आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर, यानी कि टैक्स या ड्यूटी। जब कोई देश दूसरे देश से सामान आयात करता है तो उस पर सरकार जो शुल्क लगाती है वही आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट टैरिफ जो है कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना, सरकार के लिए राजस्व एकत्र करना और व्यापार संतुलन जो है बनाए रखना। ट्रंप साहब इसी का हवाला दे रहे हैं, कह रहे भैया हमारा मामला बिगड़ रहा था इसलिए हम आरोप उस पर लगा रहे हैं टैरिफ। खैर छोड़िए, टैरिफ शब्द का सामान्य अर्थ क्या है ये देखो। सामान्य क्या है, क्या हो जाएगा इस पर एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा? ए होगा, सी होगा? होगा सी, एग्जैक्टली सी हो जाएगा इसको तो। ठीक है, चलिए। कंपनियों ने पिछले 12 महीनों में भारी डिविडेंड भुगतान की घोषणा कर दी है। किसकी? डिविडेंड भुगतान, यानी कि जो शेयर में लगा, जो शेयर धारक होते हैं उनके लिए जो है कंपनियां कुछ कार्य करती हैं, मतलब पैसे के लेकर के। तो वही है ये अल्टीमेटली, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां एक बार फिर स्थिर आय चाहने वाले निवेशकों के लिए, यानी कि जो भी निवेशक होते हैं उनके लिए आकर्षक साबित हुई है, क्योंकि इनमें से कई कंपनियों ने पिछले 12 महीनों में भारी डिविडेंड भुगतान की घोषणा की है। किसके लिए? इन निवेशकों के लिए, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए ये सार्वजनिक कंपनियों ने क्या किया है? डिविडेंड घोषित किया है। दीर्घकालिक निवेशकों के लिए ये शेयर न केवल पूंजी वृद्धि प्रदान करते हैं बल्कि डिविडेंड के माध्यम से नियमित आय भी प्रदान करते हैं। किसके लिए? निवेशकों के लिए। डिविडेंड क्या है? किसी कंपनी के लाभ का वह हिस्सा होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्या कि डिविडेंड किसी कंपनी के लाभ का वह हिस्सा होता है जो उसके शेयर धारकों को वितरित किया जाता है, जिसका भुगतान आमतौर पर तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से किया जाता है। यानी कि जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का सम पार्ट जो किसके लिए होता है? शेयर धारकों के लिए होता है अपने आप में, ठीक है, जिसकी वो पेमेंट त्रिमाही या छमाही या वार्षिक स्तर पर करते हैं। तो अभी 12 महीनों में इन सार्वजनिक कंपनियों ने डिविडेंड पर खूब काम किया है, जिससे चीजें इनकी भी बढ़िया हुई हैं और निवेशकों की भी बढ़िया हुई हैं, है ना। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में कोल इंडिया 32 रुपए प्रति शेयर के उच्चतम डिविडेंड भुगतान के साथ सबसे आगे रही, जिसने 8.6% का डिविडेंड यील्ड किया। तो ये प्रश्न आपसे पूछ भी सकता है कि इन डिविडेंड में सबसे आगे कौन सी जो है कंपनी रही है सरकारी स्वामित्व वाली, तो आप कहेंगे कोल इंडिया रही है। ठीक है, जा देखिएगा। अब नई टर्मिनोलॉजी है डिविडेंड, पूछ लेगा आपके एग्जाम में। अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा डिविडेंड शब्द किससे संबंधित है, आप बता देंगे। ठीक है, कि कंपनियों का, सार्वजनिक कंपनियों का लाभ का वह हिस्सा जो कंपनियां अपने शेयर धारकों के लिए रखती हैं। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे, डिविडेंड किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया, कंपनी के लाभ का वह हिस्सा जो शेयर धारकों को दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। तो यही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए, अब आपके सामने एडवर्टाइजमेंट है पीसीएस 2025 को लेकर के। अगर आपका टारगेट है तो आप हमारे इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और जो है इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, आपका प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, आपका प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज और बाकी बहुत सारे चीजें आपको मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड, आपके नोट्स बाइलिंगुअल फॉर्म में, ये सब चीजें आपको इसमें दी जाएंगी। इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8602840920 पर पीसीएस 2026 लिख करके आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025, यह भी अभी चर्चाओं में है। तो सशस्त्र बलों और मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के 700 अधिक सशस्त्र बल 28 से 10 सितंबर 2025 तक बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए तैयार हैं। और आगामी अभ्यास में सैन्य गतिविधियों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल होगी, जिसमें शामिल होंगे, क्या क्या शामिल होंगे ये लिखा गया है। तो तीनों सेनाओं द्वारा लाइव फायरिंग से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा इसमें। इसके अलावा संयुक्त योजना, निर्णय लेने और परिचालन समन्वय को बेहतर बनाने के लिए समान पोस्ट अभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा तीनों सेनाओं द्वारा आधुनिक युद्ध के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए लघु प्रशिक्षण अभ्यास भी किया जाएगा। यानी कि ये जो अभ्यास आपका हो रहा है, इस अभ्यास में ये सारी चीजें जो है की जाएंगी, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण।
समकालीन सैन्य अभियानों के विभिन्न क्षेत्रों पर विषय वस्तु विशेषज्ञों के साथ बातचीत भी इसमें शामिल होगी। तो ये हो सकता है कि आप एग्जाम में पूछ ले, आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब देखो, और इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बलों की भागीदारी क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और साथ ही साथ में मित्र देशों के साथ संयुक्तता, अंतर संचालन और सहयोग को भी क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो इसका ये मेन मोटो है अल्टीमेटली, है ना। यह अभ्यास जो है प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। क्या? प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट है, जिसका पिछला अभ्यास वर्ष 2023 में हुआ था, जिसमें भारत सहित कई देशों ने अपने सैनिकों को एक साथ में लिया था। तो 23 में हुआ था, क्योंकि 2 साल पर होता है, तो 23 और 2 25 यानी कि अभी हो रहा है ये। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कौन सा कथन सही है। ब्राइट स्टार अभ्यास मिस्र और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से 1980 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा, भारत ने पहली बार 2025 में इस अभ्यास में भाग लिया। नहीं, गलत है आपका। यह अभ्यास प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होता है और इसे त्रिसेवा व पक्षीय अभ्यास के नाम से भी जाना जाता है। बताइए इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा। देखो कुछ पॉइंट इसमें लिखे कि नहीं लिखे हैं, क्या होगा इसका उत्तर सही? एग्जैक्टली ए होगा। केवल 1 और 3 सही हैं, बाकी नहीं है। ठीक है, चलिए, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि हुई है। अभी हाल ही में आप जानते हो कि सरकार इस पर खासा जोर दे रही है और अभी जो है इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि हो रही है। सरकार इस पर और काम कर रही है ताकि इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ें। ठीक है, तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाया जा रहा है और फरवरी 2025 तक 56.75 लाख जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है पंजीकृत हो चुके हैं। अब डेटा अगर आपके सामने अगर कोई ऐसा रहता है जो कि लिखना चाहिए आपको पर्यावरणीय दृष्टिकोण के पॉइंट से, तो ये सब डेटा आप मेंशन कर सकते हैं। यह जानकारी सरकारी डेटा में दी गई है। डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 25 में देश में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की बिक्री 11.49 लाख यूनिट रही है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े 9.48 लाख यूनिट से 21% अधिक थी। अपने आप में 21% अधिक हो रही है। और अब जैसे स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए थे 2 पहिया वाहनों के रूप में, तो इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन अभी की जो व्हीकल्स आ रहे हैं बहुत सस्ते दामों पर भी आ रहे हैं। इससे पहले आई थिंक ओला कंपनी ने निकाला था, फिर उसके पहले एक कंपनी और निकाला था, तो वो बहुत कॉस्टली थी वो। ठीक है, मॉडल भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, और सरकार ने 2030 तक कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी 30% करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि जितना भी टोटल जो व्हीकल्स होंगे उन टोटल व्हीकल्स में से 30% का जो हिस्सा होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा अपने आप पे। तो ये लक्ष्य 2030 तक रखा है सरकार ने। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये लक्ष्य पूछ ले कि कब तक का टारगेट रखा गया है, आप कहेंगे सर 2030 तक का है। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि फरवरी 2025 तक भारत में 56.75 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। ठीक है, सरकार ने 2030 तक वाहनों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 50% करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, फेम 3 योजना के तहत दोपहिया, तिपहिया, 4 पहिया और बसों सभी श्रेणी के वाहनों को समर्थन दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। पहले दोपहिया वाहन खूब तेज चले, फिर कार आ गई, फिर बाकी बसेस वगैरह भी लॉन्च किया गया। अभी हाइड्रोजन वाला जो है इलेक्ट्रिक जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक ट्रक भी लॉन्च किए गए हैं। तो ये व्यापक स्तर पर जो है काम चल रहा है अपने आप पे, है ना, बड़े स्तर पर। तो इसमें कथन कौन सा सही होगा? सी वाला हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, 2030 तक वाहनों की कुल बिक्री में 30% करने का लक्ष्य रखा गया। ये 50% नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। 1 सही है और 3 सही है बस। ठीक है, तो यानी कि नहीं, एक मिनट, सी सही है ना? हाँ, 1 और 3 सही है, बिल्कुल ये सही है और ये सही है। ठीक, सी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके लिए जरूरी थी। आज क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराए गए हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बनाने का टाइम मुझे नहीं मिला था, तो आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आज इतने में एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ब्राइट स्टार अभ्यास को निम्न में से किस प्रकार का अभ्यास कहा जाता है? द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास, त्रिसेवा बहुपक्षीय अभ्यास, या क्षेत्रीय साजो सामान अभ्यास, या फिर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास? इसका उत्तर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, बाकी आपके लिए मुख्य परीक्षा का एक एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप आरओ मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए आप यहां पर चीज देख पा रहे होंगे क्या क्या हम लोग देते हैं। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपके होते हैं। ठीक है, आपकी कॉपी चेक होती है। हर सेगमेंट के लिए अलग अलग हमने फैकल्टी को हायर किया, टीम हायर किया है। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी कराए जाते हैं आपको निबंध के पॉइंट ऑफ से, चाहे वो योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, आपका डाउन टू अर्थ हो, बाकी कोई भी मैगजीन हो, हम लोग उसको कराते हैं। और इसके लिए आप हमें इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आरओ मेंस लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स जानकारी आपको दे दी जाएगी। और अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको लिखना है कि भारत द्वारा
मिस्र में आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भागीदारी को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और वेस्ट एशिया आउटरीच दोनों से कैसे जोड़ा जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं अपने आप पे, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।